जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज बेसिकली जैसे आपको पता है कि हमने कॉर्पोरेशन टैक्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और हमने थोड़ा बहुत उसमें बेसिक बातें की थी जिसमें हमने ऑगमेंटेड प्रॉफिट की बात की, फिर हमने लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट की बात की। फिर मार्जिनल रिलीफ की हमने उसमें जो है वो बात की, उसका फॉर्मूला जो है हमने कंसिडर किया। फिर उसके बाद हमने शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड और स्ट्रैडलिंग अकाउंटिंग पीरियड्स की बात की। शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड जिसमें आपका जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है वो 12 मंथ से छोटा है और वो एक ही फाइनेंशियल ईयर में, सॉरी, एक ही फिस्कल ईयर में जो है आपका आ गया है, तो उसको कैसे डील करना है। और उसमें क्या कॉन्सेप्ट था, उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि मार्जिनल रिलीफ की जो अपर और लोअर लिमिट वाली जो थी 50,000 एंड 250,000, वो आपने अपने टाइम अपॉर्शन करनी थी। फिर इसके बाद हमने ये कहा था कि अच्छा, अगर एक कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो 12 मंथ्स के लिए ही बन रही हैं, लेकिन उसमें वो 12 मंथ्स दो फिस्कल ईयर्स में आ रहे हैं, तो फिर हमने दोनों फिस्कल ईयर्स के लिए अलग अलग प्रॉफिट पर उनके टैक्सेस जो है वो लगाने होंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम एक कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन का मतलब कंपनी, ठीक है, जब हम एक कंपनी का टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। हम उसमें इंक्लूड करते हैं सबसे पहले टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, फिर प्रॉपर्टी इनकम, मिसलेनियस इनकम, देन वी हैव इंटरेस्ट इनकम, देन वी हैव उसके बाद क्यूसीजीस उसमें माइनस होते हैं, कैपिटल गेन्स भी, सॉरी, उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब जैसे हमने इंडिविजुअल्स में वन बाय वन हर प्रॉफिट की बात की थी, हम कंपनीज में भी हर प्रॉफिट की इंडिविजुअली बात करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट के रूल्स जो हैं वही रूल्स हैं जो इंडिविजुअल के लिए रूल्स यूज हुए थे। आपने ये बात पढ़ी हुई थी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एक्रूवल बेसिस पे होता है, प्रॉपर्टी इनकम कैश बेसिस पे होती है अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड, बट जो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो आपका एक्रूवल बेसिस पे होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, समरी उसने हमें बता दी है कि देखो, डिस अलाउ आई गेस इसको पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं होगी, क्योंकि देखो, ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको, लेट्स से हम ये कहते हैं कि हमें 100,000 दिया जाता है, ठीक है। आपने इसमें से वो एक्सपेंसेस, सॉरी, आपने इसमें वो एक्सपेंसेस ऐड बैक करने हैं जो डिस अलाउ होंगे। अब वो डिस अलाउ कौन से हैं? वो ट्रेडिंग प्रॉफिट के रूल्स जो आपने लिखे हुए हैं, वही रूल्स जो हैं अप्लाई होते हैं यहां पर, वो सेम रूल्स होंगे, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है क्या है कि आपको वो ट्रेडिंग प्रॉफिट का चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। वो रूल्स अगर आपको याद है तो इसको आंखें बंद करके आप आगे जा सकते हैं। अब एड डिसअलाउ में मैं आपको वैसे एक जनरल दे देता हूं। देखो, डेप्रिसिएशन एड बैक होती है, ठीक है। गिफ्ट्स टू कस्टमर, अगर आपको याद हो तो देखो, अगर कस्टमर को ब्रांडिंग पर्पस के लिए कोई गिफ्ट दे रहे हो तो वो अलाउड है, लेकिन अगर गिफ्ट खाने पीने का है, टोबैको का गिफ्ट है, तो वो अलाउड नहीं होगा, वो एड बैक हो जाएगा। ठीक है, इस ये वाली चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। फिर इसके अलावा अगर आपके फॉरेन कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए अलाउड होगा। जो फॉरेन सप्लायर्स हैं, आई गेस उसके लिए अलाउड नहीं है, ये भी आपने जरूर देखना होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो डिस अलाउड होते हैं, ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर्स अलाउड होते हैं। फिर इसके अलावा आपने वो गाड़ियां जिनकी कार्बन एमिशन 50 ग्राम से ज्यादा है, इस पर भी आई गेस आपने वो पढ़ा होगा कि अब मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, 15% है कि 20% वो डिसअलाउड होता है, वो आपने एडजस्ट करनी होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली वही रूल्स हैं जो आपने चैप्टर 7 में पढ़े थे। आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ पर एक क्विक रिवीजन जो है वो चैप्टर 7 के रूल्स की जरूर करें यहाँ पर, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अच्छा, हाँ, ये रूल्स थे जो हमने पढ़े थे, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है। अच्छा, वो शायद आगे बताया हुआ, चलें ठीक है। फिर इसके अलावा देखिए, प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल आइटम्स, ये भी आपने एडजस्ट करने होगी कैसे कि भाई प्रॉफिट्स जो हैं वो आपके अगर ट्रेडिंग से रिलेट कर रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, ट्रेडिंग से रिलेट नहीं कर रहे तो माइनस होंगे। इसी तरीके से लॉसेस ट्रेडिंग से रिलेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऐड बैक हो जाएंगे, जो कि रिड्यूस कर देता है आपका प्रॉफिट, और नहीं है तो वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है यहाँ पर। अच्छा, फिर इसके अलावा
अब थोड़े से की डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। बाकी डिफरेंसेस देखो, जितने आपने इंडिविजुअल के डिफरेंसेस की बात की है वो सारे के सारे आपके डिफरेंसेस जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे कंपनीज में। लेकिन कंपनी में कुछ जो है वो थोड़े बहुत ऐसे डिफरेंसेस हैं जो हम इंडिविजुअल्स में नहीं पढ़ते, सच एज प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट पेएबल एंड रिसीवेबल, डिविडेंड पेएबल एंड कैपिटल अलाउंसेस। ये चार जो है आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट क्वाइट सिंपल सी बात है, एक आई गेस जो है वो एक अंडरस्टैंडेबल बात है जो अभी तक हमने पढ़ी हुई है, वो यही पढ़ी हुई थी, मैंने आपको यही बात बताई हुई है कि देखें, अगर एक चीज प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है, वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही, तो एक अब देखो अंडरस्टैंडेबल बात है कि आप बिजनेस में उस चीज को नहीं लेकर आओगे क्योंकि वो इंडिविजुअल वाली चीज थी। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि कंपनी की जब हम बात करते हैं, कंपनी को एज अ इंडिविजुअल पर्सन ट्रीट किया जाता है, एज अ आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट किया जाता है, तो देखें देयर आर नो प्राइवेट यूज रिस्ट्रिक्शन फॉर कंपनीज। एक चीज अगर प्राइवेट यूज हो रही है और बिजनेस यूज भी हो रही है, आप कंसिडर करो वो पूरा बिजनेस यूज हो रही है इन कंपनीज। देखो, इसका क्या मतलब है कि आप डायरेक्टर्स की जो भी पर्सनल चीजें होती हैं, एनी प्राइवेट एक्सपेंसेस ऑफ अ डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी आर फुली अलाउएबल व्हेन कैलकुलेटिंग द टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। यानी जब आप एक कंपनी का टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, तो उसमें डायरेक्टर की प्राइवेट गाड़ी माइनस कर सक सॉरी उसमें से, हाँ, उसके प्राइवेट गाड़ी का जो एक्सपेंस है वो माइनस कर दो, एम्प्लॉयज के प्राइवेट खर्चे माइनस कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो रहा है, आपके एम्प्लॉय ने कोई प्राइवेट गाड़ी ले ली, आपके एम्प्लॉय ने प्राइवेट घर ले लिया, उसका खर्चा आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आप प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट के अंडर माइनस कर सकते हो, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। Any private use of asset by a director or employee of the company is ignored in the capital allowances calculation. There is no restriction for private use. यहां पर एक और बात समझ लो, जब कैपिटल अलाउंसेस हमने पढ़ा था तो मैंने आपको प्राइवेट और बिजनेस यूज के बारे में बताया था, ये आपको याद होना चाहिए। कंपनी के केस में ये बाइफर्केशन नहीं होती, हम एक ही कंसिडर कर रहे होते हैं इसको। ठीक है, वो हम अभी आगे थोड़ा सा देखते हैं। तो यहां तक मैंने सिर्फ आपको एक बात बताई है, वो क्या बताई है कि देखो, जब प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट्स होंगी तो आपने कंपनी के केस में कुछ भी चीज प्राइवेटली और बिजनेस यूज नहीं कंसिडर करना, आपने उसको फुली टैक्स अलाउएबल कंसिडर करना है। चलिए, डिविडेंड पेएबल की जब हम बात करते हैं, तो डिविडेंड पेएबल बाय अ कंपनी आर एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड आर नॉट अलाउएबल एज ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। देखो, हमने जो ऊपर जब कल भी हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी जब डिविडेंड रिसीव करती है ना, तो वो एग्जेम्प्ट होते हैं। अब यहाँ कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, ये अलाउएबल ट्रेडिंग एक्सपेंस नहीं है। इसका मतलब है कि आपने प्रॉफिट कौन सा लेना होगा, प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड। जब आप कंपनी का प्रॉफ टैक्स कैलकुलेट करोगे, तो आपने क्या यूज करना होगा, आपने प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड जो है वो यूज करना होगा। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। दोबारा बोल रहा हूं कि डिविडेंड्स जब पे हो रहे होते हैं वो अलाउएबल एक्सपेंस ट्रीट नहीं होता। आपने जो प्रॉफिट लेना है उसमें डिविडेंड ऐड बैक करने होंगे, ऐड बैक कर लो, या प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड आपने जो है वो कंसिडर करना होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये IFRS 18 प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई बिलीव आप लोगों को आइडिया होगा, ये बिल्कुल एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है IFRS में। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आपका IS1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो चेंज हो रहा है IFRS 18 में। जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये 2017 में आई बिलीव एप्लीकेबल होगा, 2016 में इसका अर्ली यूज आएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि जो थोड़ी छोटी मोटी चेंजेस आपने की हैं, वो ये की है कि हम पहले फाइनेंस कॉस्ट पढ़ते थे, अब इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस पढ़ेंगे। पहले हम नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स पढ़ते थे, अब इसको प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस पढ़ेंगे। ये दो टर्मिनोलॉजीज आपके कोर्स में इस बार उन्होंने इंक्लूड की हैं।
ठीक है। तो इसके अलावा आई बिलीव कुछ खास एडजस्टमेंट्स तो नहीं हुई होंगी, बट यही है कि ये दो टर्मिनोलॉजीज उन्होंने जो है वो जरूर वो कहते हैं कि हमने चेंजेस किए हैं। ठीक है, एक दफा दोबारा सुन लें कि IAS 1 बहुत जल्दी, नॉट बहुत जल्दी, एक एक 1.5 साल लग जाएगा, IFRS 18 में कन्वर्ट हो रहा है। और उसके अकॉर्डिंगली जिसको हम पहले फाइनेंस कॉस्ट कहते थे, अब इसको हम फाइनेंस कॉस्ट नहीं बोलेंगे, हम इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस बोलेंगे। और जो आपका नेट प्रॉफिट होता था या प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसको हम कहते होते थे, इसको प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस का हम नाम दे देंगे। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चल, चलिए ये छोटी सी इलस्ट्रेशन है, इसको जरा जल्दी से कवर अप करते हैं। बड़ी ही आसान सी इलस्ट्रेशन है, जस्ट टू शो यू कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। अच्छा देखें, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ हैट लिमिटेड शोज द फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। ये आपने, उसने आपको एक पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो दे दी है। आपने, उसने आपसे मांगा क्या हुआ है, उसने आपसे मांगा हुआ है कि टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करो बिफोर कैपिटल अलाउंसेस। ठीक है, देखो ये एक तरीके का 10 मार्क्स का क्वेश्चन, आपका जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उसमें एक पोर्शन जरूर आ सकता है। आपको याद होगा हमने इंडिविजुअल्स के लिए भी इस तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि उसमें भी सवाल आएगा। आपने अपना फिगर कहां से स्टार्ट करना है, 2, 3, 7, यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो देखो, बड़ी आसान सी बात है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट पर अकाउंट कितना है, आपने कहां से लेना है जी, प्रॉफिट पर अकाउंट, आपने प्रॉफिट पर अकाउंट, ये जो आपका क्लोजिंग प्रॉफिट होगा ना, यहां से आपने उठा लेना है, इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है। सबसे पहले जी देखो, रेंटल इनकम, तो चलो वो तो ऐड हुई हुई है, चलो यहां से देखते हैं ना, पहला पॉइंट, एंटरटेनिंग एंड गिफ्ट कंप्राइजेस गिफ्ट टू कस्टमर, क्रिसमस शैंपेन कॉस्ट 25 पाउंड पर कस्टमर। देखो खान पीने की चीज है और वो 25 पाउंड की है, वो 1500 आपका आ रहा है। अब आपको ये बात याद होनी चाहिए कि अगर आप एक कस्टमर को यूं कह लो कि खाने पीने की चीज दो, ठीक है, और वो 25 पाउंड से कम है, तो वो एग्जेम्प्ट होती है या नहीं होती, तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखो, आपके जो ड्रिंक्स हैं 1500 के, वो एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर ब्रांडिंग पर्पस के लिए खाना पीना दे रहे हो, टोबैको नहीं, खाना पीना दे रहे हो, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उससे पहले, सॉरी, उसके बगैर, ब्रांडिंग के बगैर अगर कोई खाना पीना आप दे रहे हो, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो देखिए सीधा सीधा उसने ऐड बैक कर दिया। ये चीज आपको इंडिविजुअल के ट्रेडिंग प्रॉफिट में याद होनी चाहिए, तो वहां याद थी, तो यहां भी कोई आपको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है, स्टाफ क्रिसमस पार्टी 3430, ये स्टाफ क्रिसमस पार्टी ये अलाउड होती है, आई बिलीव सो। ठीक है, हाँ स्टाफ क्रिसमस पार्टी अलाउड है, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि स्टाफ को क्रिसमस पार्टी आप दे सकते हो। ठीक है। अच्छा, क्लाइंट एंटरटेनिंग पार्टी 2490, क्लाइंट को एंटरटेन करें, मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो आपके अलाउड हो जाएंगे। तो क्लाइंट एंटरटेनिंग, अच्छा सॉरी, क्लाइंट एंटरटेनिंग पार्टी अलाउड नहीं है, डिस अलाउड है। क्लाइंट में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि ये ओवरसीज क्लाइंट है या आपके यूके के क्लाइंट है। ओवरसीज क्लाइंट जो है वो आपके, उनकी जो पार्टीज होती हैं वो अलाउड होती हैं, लेकिन जो आपके यूके के होते हैं उनकी अलाउड नहीं होती, तो ये उन्होंने ऐड बैक। ठीक है जी। अच्छा चले, कार एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ डायरेक्टेड यूज। देखो, अगेन बात आ रही है कि गाड़ी का एक्सपेंसेस 60% प्राइवेट यूज है, तो कोई मसले की बात नहीं है, हम इसको एडजस्ट नहीं करेंगे, पूरे का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, जबकि ट्रेडिंग में क्या करते थे, ट्रेडिंग में हम एडजस्ट करते होते थे, फॉर इंडिविजुअल्स एडजस्ट करते होते थे। ये बात आपने याद रखनी है प्लीज। Miscellaneous includes a fine of 3,500 for breach of health and safety regulation। ये आपको फाइन है, तो फाइन एंड चार्जेस आपको पता होना चाहिए कि वो आपके डिसअलाउड होते हैं अंडर किसी भी सिचुएशन में। ये इंडिविजुअल्स के लिए भी डिसअलाउड होते थे और कंपनीज के लिए भी डिसअलाउड होते हैं, बिकॉज ये अलाउड नहीं होते, ये डिस्करेज किए जाता है कि भाई आप क्यों फाइन दे रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज से जो है ना वो अवॉइड करो ये चीज को, तो ये अलाउड नहीं होता है। अच्छा, फिर इसके अलावा बाकी चीजें देख लेते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। मिसलेनियस भी हो गया, कार एक्सपेंसेस, डिलीवरी कॉस्ट ये 0 हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि देखो डिलीवरी तो वो अलाउड होती है, ट्रेडिंग में कंसिडर हो, किधर गया, ट्रेडिंग में कंसिडर हो जाएगी, तो डिलीवरी आपकी जीरो हो गई, ठीक है। डेप्रिसिएशन एड बैक होगी, क्यों एड बैक होगी, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होती, उसकी जगह कैपिटल अलाउंसेस अलाउड होते हैं, तो किधर है डेप्रिसिएशन, ये एड बैक हो गई, ठीक है। चलो, रेंट एंड रेट्स ये अलाउड होंगे तो ये जीरो हो जाएगा। रेंटल इनकम ये आपकी ट्रेडिंग इनकम का हिस्सा नहीं है, ये आपकी प्रॉपर्टी इनकम में आएगी, तो ट्रेडिंग इनकम में इसको ऐड बैक आपने, सॉरी ट्रेडिंग इनकम में इसको आपको माइनस करना होगा, तो 2850 आपको यहां से माइनस करना है, जैसे उन्होंने यहां से माइनस किया हुआ है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इनकम का हिस्सा होगी, यहां पर इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो देखो इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको क्या याद होना चाहिए, आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट के रूल्स याद होने चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ भी खास इसमें नहीं है। आगे चलते हैं। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 11 आपको खुद करनी है, ना समझ आए तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछो, एज इट इज उस चीज का रेप्लिका है, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, कि भाई आपने इस चीज को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो, अब हम कैपिटल अलाउंसेस की बात करते हैं, क्योंकि कैपिटल अलाउंसेस आपने पढ़ लिए हैं, आपको आइडिया है कैपिटल अलाउंसेस का, ठीक है। तो अब हम यहां पर देखते हैं, देखो चैप्टर 8 covered the main principles of capital allowances, including the special business building allowances for sole traders. Same rules apply for companies, but in addition, the following points should be noted when calculating कैपिटल अलाउंसेस फॉर द कंपनीज। प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जिधर आप इंडिविजुअल्स के लिए प्राइवेट और बिजनेस करते होते थे, यहां पर आपने प्राइवेट नहीं करना, यहां पर आपने सिंपल जो एसेट है उसको एज इट इज लेना है। फिर इसके अलावा याद रखिएगा, शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड में आपका AIA एंड रिटर्न डाउन अपॉर्शन हो जाएगा। FIA आपको पता है फुल अमाउंट पे मिलते हैं, ठीक है, दे आर नेवर रिड्यूस फॉर शॉर्ट अकाउंटिंग, आई गेस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी। चले, लॉन्ग अकाउंटिंग पीरियड्स की जब हम बात करते हैं, तो लॉन्ग अकाउंटिंग पीरियड में बात वही आ गई कि पहला आपका 12 मंथ्स का होगा, दूसरा फिर आपका शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट पे फिर वही वाले रूल्स लगेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, 18 मंथ्स का पीरियड है, 18 मंथ्स को ब्रेक डाउन करो, पहले 12 मंथ्स के, दूसरे 6 मंथ्स पे, ये आपका आ जाएगा, ये आपका पहला पीरियड कंसिडर होगा, ये आपका दूसरा पीरियड कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं। अब वो कहता है इनहैंस्ड कैपिटल अलाउंसेस, ECAs क्या होते हैं। कंपनीज परचेजिंग न्यू क्वालिफाइंग प्लांट एंड मशीनरी, ये एक नए तरीके का आया है, मैंने भी पहले इसको नहीं पढ़ा, अभी मैंने एक दो दिन पहले ही इसको देखा था कि ये है क्या। तो इनहैंस्ड कैपिटल अलाउंसेस, ECAs क्या होते हैं, कंपनीज परचेजिंग न्यू क्वालिफाइंग प्लांट्स एंड मशीनरीज आर एलिजिबल टू क्लेम, क्वालिफाइंग पे बात करेंगे, 100% फर्स्ट ईयर अलाउंस, ऑल्सो नोन एज फुल एक्सपेंसिंग फॉर द मेन पूल एसेट्स, एंड 50% फॉर स्पेशल पूल एसेट। देखो इससे पहले क्या होता था, आपने क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ईयर अलाउंस गाड़ियों के केस में आपको जो है वो मिलता होता है, ठीक है। अगर आपने कोई भी ऐसी गाड़ी खरीदी है जिसकी कार्बन एमिशन जीरो है और वो न्यू है, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो उसका फर्स्ट ईयर अलाउंस आपको पूरा मिल जाता होता है। यहाँ पर इनहैंस्ड कैपिटल अलाउंस, ECS की जो बात है वो ये कहते हैं कि अगर आप कुछ ऐसे सर्टन क्वालिफाइंग एसेट्स खरीदते हो, ठीक है, और उन एसेट्स को जब एक कंपनी खरीदती है, और अगर वो एसेट मेन पूल का है तो 100% FI मिलेगा, फर्स्ट ईयर अलाउंस, और अगर स्पेशल रेट है तो फिर 50% मिल जाएगा। आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इन्होंने आपको बताया होगा कि कौन से क्वालिफाइंग प्लांट एंड मशीनरी, आई गेस लिस्ट यहाँ पर शायद अगर नहीं दी तो आपको बता दिया होगा कि ये क्वालिफाइंग है या नॉट क्वालिफाइंग, तो वो उस चीज को हम भी देख लेंगे। Enhanced capital allowance are included in the tax rate, ये included है। Between 1st April 2021 and 31st March 2023, a 130% super deduction was available on main pool asset. This allowance will no longer be examinable for accusation। अच्छा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है जी, इसको निकाल दें कि ये एक तरह का अलाउंस है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। पिछले साल के लिए एक 130% एक अलाउंस था, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी भूल चुका है कि एग्जैक्टली किस चीज पे लगता था, क्योंकि मैंने पिछले साल का फाइनेंशियल 6 महीने हो गए पड़ा हुआ है, तो अब भूल गया है मुझे भी। तो ये एक तरीके का वैसे था, कुछ 130% डिडक्शन होती थी कुछ स्पेशल
एसेट्स होते थे, कोई लिस्ट उन्होंने दी हुई थी उस पे, ठीक है, जो कि अब ऑब्वियसली नहीं है, 2023 पे खत्म हो गया, तो अब ये आपका एग्जामिनेबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जरा मुझे थोड़ा सा देखते दे, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पहले जरा ये प्रोफार्मा जरा पहले ना थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे इस चीज पे आपको वर्क करना है। आज आपने इस प्रोफार्मा पे जरूर वर्क करना है आफ्टर दी क्लास, ठीक है, क्योंकि ये प्रोफार्मा इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग प्रॉफिट पे, और प्रोफार्मा पे आपने लाजमी इस पे वर्क करना है, ठीक है। देखें जी, सबसे पहले एआईए का आपने अच्छा, एआईए और एफआईए ना, ये इन्होंने अलग अलग बना लिए हैं, आप बेशक सिंपल पे बना दें, ठीक है। एआईए आपका मैक्सिमम वही वाली लिमिट आपकी जो है वो लग जाएगी, जो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल्स के लिए अलाउड थी, ठीक है, वही वाली आपकी लिमिट है। मेन पूल उसी तरह बनेगा, स्पेशल रेट पूल उसी तरह पे बनेगा, शॉर्ट लाइफ एसेट्स उसी तरह बनेंगे, अलाउंसेस का उसी तरह जो है वो आपका बन रहा होगा। तो ये प्रोफॉर्मा आपका क्वाइट सिंपल उसी तरीके से आपका जो है वो बन रहा होगा। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा सा वर्किंग पे आते हैं, यहां से आ जाते हैं। AIA should be claimed before ECAs against purchase in the following order। अब जरा ध्यान से इसको आपने समझना है और सुनना है। AIA should be claimed before ECA। सबसे पहले AIA जाएगा, उसके बाद ECAs जाएंगे आपके। सेकेंड हैंड स्पेशल रेट पूल एसिड पे सबसे पहले इस AIA लगाना है, फिर सेकेंड हैंड मेन पूल, उसके बाद न्यू स्पेशल रेट पूल एसिड तीसरे नंबर पे, एंड न्यू मेन पूल एसिड फोर्थ नंबर पे, ठीक है। ये पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, इसको जरा वर्किंग करेंगे और फिर वन बाय वन हम देखेंगे, अच्छा इस पे कौन सा एसिड लगना है और इस पे कौन सा लगना है, तो हम डायरेक्ट इलोस्ट्रेशन पे जाएंगे, मैं आपको साथ साथ इसको कंपैरिजन करवाऊंगा। रट्टा नहीं लगाना, समझ के करेंगे तो इजीली हो जाएगा, देख देख के करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। Fizz Limited has an accounting reference date of 31st March, ठीक है। During the year 31st March 2025, Spritz Limited purchased new fixed machinery costing, देखो, new fixed machinery costing इतना, and new integral features costing इतना। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड मेन पूल का जीरो था, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपने AIA लगाना है, ये बात तो अपने कानों में दिमागों में बिठा लो कि सबसे पहले आपने AIA लगाना है। ये देखो, AIA शुड बी क्लेम बिफोर ECAs। अच्छा, चलो, ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो, न्यू फिक्स मशीनरी, देखो ना, सोचने वाली बात है ना। आप एक नई मशीनरी खरीद रहे हो, स्पेशल रेट का तो आइटम है ही नहीं, ये तो मेन पूल का आइटम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम इधर भी नहीं जाएंगे, हम इधर भी नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट इधर जाएंगे, न्यू स्पेशल रेट पूल में, ठीक है। देखो देखो, समझ की चीज को करोगे, बड़ी आसान सी बात है। देखो, नई न्यू मशीनरी खरीद रहे हो, अब न्यू मशीनरी आपको, आई गेस इतना तो जरूर पता होना चाहिए इस पॉइंट पे, कि वो आपकी कहाँ जाती है, वो मेन पूल पे जाती है, ठीक है। अब मेन पूल पे जाएगी तो मेन पूल से ऊपर तो हमने जो है वो स्पेशल रेट पूल और सेकंड हैंड की बात है, वो तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है पहला भी काट दो, दूसरा भी काट दो, तीसरे पे चले जाओ। तो AIA आपको यहां पर मिलेगा, देखो, एनी न्यू स्पेशल रेट पूल, अच्छा इसको रहने दो, चलो छोड़ो इसको, चलो यहाँ आ जाओ। अब AIA ऑन इंटीग्रल की बात हम कर रहे हैं, न्यू फिक्स मशीनरी कॉस्टिंग इतना है, एंड न्यू इंटीग्रल जो है वो आपके जो है वो आ रहे हैं, किधर गया, ठीक हो गया, सही है। अब देखो, AIA ऑन इंटीग्रल फीचर्स जो है वो कह रहा है कि, सॉरी, नहीं नहीं, अच्छा, ये अमाउंट है हमारे पास न्यू मशीनरी की, और ये अमाउंट है हमारे पास क्या कहते हैं इसकी, इंटीग्रल फीचर्स की, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जी, AIA इंटीग्रल फीचर्स में हमें कितना अवेलेबल है, हमें पूरे का पूरा जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। चलो, यहां तक भी हमें बात समझ में आ गई। अब ये फर्स्ट ईयर अलाउंस हमने 50% क्यों लगाया है, इसको जरा समझते हैं। देखें, कहता है AIA should be used in preference to full expensing due to balancing charge arising on फुल एक्सपेंसिंग डिस्पोजल्स। अच्छा, ये तो बैलेंसिंग का है, ठीक है। न्यू स्पेशल रेट पूल, न्यू स्पेशल रेट पूल की जो है वो बात हो रही है, और न्यू मेन पूल की बात हो रही है, ठीक है।
द रिमेनिंग 50% इज देन ट्रांसफर टू द स्पेशल रेट पूल एंड विल बी एलिजिबल टू डिस्ट्रीब्यूट। ओके, चलो यहाँ पर देख लें। अब ये देखें कि यहाँ पर आपकी जो न्यू फिक्स मशीनरी आ रही है इस अमाउंट की, और न्यू इंटीग्रल आपकी कॉस्टिंग आ रही है इस अमाउंट की। उसमें जो आपका एआईए लग रहा है वो आपका इतना अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद जो एफआईए आपने लगाया है, देखें आपकी जो इंटीग्रल फीचर्स थे वो इतने की कॉस्ट थी, जिसपे से इतने के आपका एआईए लग चुका है, ठीक है। तो जो पीछे रिमेनिंग बचेगा उसके 50% पे आपने एफआईए लगा दिया, ये आपका 250 बच गया, ठीक हो गया। और पूरी की पूरी जो मशीनरी थी उसकी फुल फाइनेंसिंग आपके पास अलाउ होगी, यानी उसके ऊपर पूरे का पूरा रिलीफ आपको मिल रहा होगा। तो ये आपकी अमाउंट हो गई, टोटल अलाउंस आपका ये बन गया। दोबारा से जरा ध्यान ध्यान से सुन लीजिए कि देखें आपने एक न्यू मशीनरी खरीदी है, उसकी वैल्यू ये है। न्यू मशीनरी एक न्यू एसेट होगा, उस पर आपको फुल फाइनेंसिंग अलाउ होगी। फुल फाइनेंसिंग देखें, मैं आप यहाँ पर इन्होंने आपको बताया हुआ है, जो फुल एक्सपेंस के तौर पे यहाँ से ट्रीट हो जाएगी। तो फुल फाइनेंसिंग उसकी आपको अलाउ हो गई। इसके बाद जो इंटीग्रल फीचर्स आपने खरीदे थे उसमें से आप हाँ, उसमें से आप ये वाली अमाउंट एआईए में माइनस करो, पीछे 5 लाख की अमाउंट बच गई। 5 लाख का 50% एफआईए आपने लगाना है, वो 2.5 लाख हो गया। तो आपका टोटल अलाउंस जो है वो 60 to 50,000 आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमने याद क्या रखना है, सबसे पहले जो है वो ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले आपको जो है वो एआई, अच्छा सबसे पहले आपको जो है वो एआईए मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर इन बातों को सुने। There is no upper limit to the amount of expenditure that can qualify for full expensing or 50% of FIA। देखो वो कहते हैं कि कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है कि जो जिस पर आपने फुल एक्सपेंसिंग अपनी जो है वो करनी होगी, या जिस पर आपने 50% FIA लगाना होगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में वो अक्सर बता देगा। रिलीफ्स किस पर अवेलेबल नहीं होते, सेकंड हैंड गाड़ियों पे नहीं होते, गाड़ियों पे अवेलेबल नहीं होते, एंड एसेट्स बॉट इन द फर्स्ट फाइनल अकाउंटिंग पीरियड, इन पर आपके ये वाले रिलीफ्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मजीद आगे जाते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स ऑन विच ईसीए वर क्लेम्ड। अब आपने किन कुछ एसेट्स पर ईसीए क्लेम किए हैं और उनको आप डिस्पोज करना चाह रहे हो। कहते हैं कि द इफ द 130 सुपर डिडक्शन, जो कि अभी हमारी एग्जामिनेबल नहीं है, और फुल फाइनेंसिंग वाज क्लेम्ड ऑन द परचेज्ड ऑफ द एसेट, देयर विल बी अ बैलेंसिंग चार्ज ऑफ 100% ऑफ द प्रोसीड्स। द प्रोसीड्स आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द मेन पोल। अच्छा, ठीक है, इसको जरा मुझे 1 मिनट देखने दीजिएगा, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके हम इलस्ट्रेशन पे जाते हैं। आई गेस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर मैंने आपको थ्योरी में बताया। तो हम इसकी इलस्ट्रेशन जो है वो इसकी डायरेक्टली देख लेते हैं, और यहाँ से मैं आपको जो है ना समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, स्प्रिट्स लिमिटेड हैज एन अकाउंटिंग रेफरेंस डेट ऑफ 31 मार्च। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, स्प्रिट्स लिमिटेड ने कुछ चीजें बेची हैं। मशीनरी बेची है जिसकी प्रोसीड्स थी 70,000 की, कॉस्ट उसकी 90,000 की थी। देखिए जी, 70,000 की बेच दी है, खरीदी 90,000 की थी, तो आपने रिकॉर्ड किस पे करना होगा, 70,000 पे रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि इस पर आपको 130% का सुपर डिडक्शन क्लेम अलाउड था। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो वो ये कहता है कि देखिए, सुपर डिडक्शन बैलेंसिंग चार्ज प्रोसीड्स रिलेटिंग टू 50% ऑफ एफआईए। जिस चीज पर आपने 130 का सुपर डिडक्शन क्लेम किया उसको कैसे ट्रीट करना है, अब देखते हैं यहां पर। देखो, कहता है कि अगर आपने किसी भी चीज पर 130% सुपर डिडक्शन चार्ज किया है, उसका बैलेंसिंग चार्ज क्रिएट कर दो। द प्रोसीड्स आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द मेन पूल। आपने मेन पूल से प्रोसीड नहीं निकालनी, आप सीधा सीधा उसका बैलेंसिंग चार्ज ले जाओ। तो देखो हमने क्या किया, हमने मेन पूल में 70,000 कहीं भी नहीं लिखा,
और हमने क्या किया, उसका बैलेंसिंग चार्ज लिख दिया जो कि -70,000 आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये पहली पॉइंट आपको इसमें समझ में आया होगा। दोबारा सुने, जिस एसेट पर सॉरी जिस एसेट पर आपने 130% सुपर डिडक्शन क्लेम कर ली है, उस एसेट को मेन, और वो एसेट आपने बेच दिया है, उस एसेट को आपने मेन पूल से माइनस नहीं करना, नंबर वन। एंड उस पर बैलेंसिंग चार्ज ने कैलकुलेट करना है जो कि आपका ऑब्वियसली फुल अमाउंट का हो जाएगा। 70,000 यहां पर आया। आई गेस ये पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से दूसरी बात सुने, इंटीग्रल फीचर्स फॉर प्रोसीड्स ऑफ 750। ओरिजिनल कॉस्ट उसकी ये थी, ए आई के आपने ये क्लेम किया हुआ है, और 50% एफ आई क्लेम किया हुआ है। अब देखिए उसको हमने कैसे ट्रीट करना है। इफ एफ आई 50% is was claimed on the entire purchase of an asset, the disposal is treated as follow: there will be a balancing charge of 50% of the proceed। चलो देखो, इस पे 50% एफ आई ए हमने चार्ज किया था, प्रोसीड कितनी थी 750। ठीक है जी, 750 आ गया, और 750 पे इन्होंने कहां पर चार्ज किया हुआ है, अच्छा ये इन्होंने इसकी वर्किंग जो है वो की हुई है। अच्छा, अच्छा चलिए इसको हम पूरा पढ़ के फिर सॉल्व करते हैं। एक तो 50% जो भी, हाँ ठीक है, 50% जो भी आपका आ रहा है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग प्रोसीड्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस ऑन द स्पेशल रेट पूल बिफोर 6% रिटर्न डाउन अमाउंट इज कैलकुलेटेड। अच्छा ठीक है, अब देखें इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर। ये इंटीग्रल फीचर्स जो आपके आ रहे थे वो आ रहे हैं 750,000 के, उनकी ओरिजिनल कॉस्ट इतनी थी। ए आई ए उन पे आपने पूरा क्लेम किया है, और 50% एफ आई ए आपने क्लेम किया है। ठीक है, अब जिस पर आपने 50% एफ आई ए क्लेम किया है, वो ये कहता है कि उसका 50% आप बैलेंसिंग में ले जाओ। 50% बैलेंसिंग का मतलब है कि जो 750 था उसका 50% आप कैलकुलेट कर लो, और वो आप अपना बैलेंसिंग में ले जाओ। ठीक है, चलो यहां तक तो आई होप सो बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, ये तो उसकी प्रोसीड्स थी, आपने वो चीज खरीदी कितनी, 120,000 की थी। ठीक है, तो देखो जो चीज आपने 120,000 की खरीदी थी, उस पर आपका ए आई ए कितना क्लेम हुआ है, 100,000 का। डिफरेंस कितना आ गया, 200,000 का। तो 200,000 डिवाइडेड बाय जितना उसका टोटल उसकी कॉस्ट थी, उसके रेशो से आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपने क्या करना है, तो इसको सुन ले कि नंबर वन, आपने जो आपकी प्रोसीड्स हैं उसका 50% लें। ठीक है, ये थ्री आ जाएगा, 750 का होता है 375 आ गया। ठीक है, 375 को मल्टीप्लाई करें जो आपका डिफरेंस बना, किसका, आपका डिफरेंस बना जो ए आई ए और आपकी कॉस्ट का, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। ये आपने याद रखना है। अ बैलेंसिंग चार्ज अराइजेस ऑन द सेल प्रोसीड रिलेटिंग टू द प्रोपोर्शन ऑन विच एफ आई ए वॉज क्लेम। तो ये आपका 62,500 आ जाएगा। अब ये 62,500 कहां जाएगा, ये आपका एज अ अलाउंस में बैलेंसिंग चार्ज है, तो सीधा सीधा माइनस हो सकता। ठीक है, आई होप सो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा इसको हम देखते हैं। देखें, इफ द 50% एफ आई वॉज ओनली पार्शियली क्लेम्ड ऑन द परचेज ऑफ द एसेट, डिस्पोजल विल बी ट्रीटेड एज देयर विल बी अ बैलेंसिंग चार्ज इक्वल टू प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंडिचर ऑन विच एफ आई वॉज क्लेम्ड, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट मल्टीप्लाई 50। ये चीज हमने अभी अभी सॉल्व की है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो इसको खाली पढ़ने से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, हम इसको अगर रिलेट करेंगे तो ये ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से मेन पूल के बैलेंसेस उसने दे दिए हैं, और स्पेशल रेट पूल, मेन पूल का बैलेंस है 450, स्पेशल रेट का 1700। तो 450 एज इट इज आ रहा है, नीचे 18% लग रहा है उस पर रिटर्न डाउन। तो आई गेस ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन आपको समझ में आती होगी। स्पेशल रेट में देखें ये रिटर्न डाउन था, उसके बाद उसमें बैलेंसिंग प्रोसीड, अच्छा ये बैलेंसिंग प्रोसीड हम देख लेते हैं कैसे आई है इसकी। अच्छा,
अच्छा ठीक है, ये जो इंटेग्रल फीचर्स थे ये आपके स्पेशल रेट के आइटम्स है, ठीक है। 750 के बेचे थे, 62 पे 500 का चार्ज आ गया, तो बाकी जो बचा वो स्पेशल रेट से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसने आपको यहाँ पर बात बताई होगी, ये द रिमेनिंग प्रोसीजर डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस, ये आपका, ठीक है। तो इसको आपने जरूर एक नजर जो है वो देखना है, इसको समझना है। ना समझ आए तो डेफिनेटली आप दोबारा मुझसे पूछें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो आपकी प्रोसीड थी बैलेंसिंग चार्ज माइनस हो गया, जो रिमेनिंग थी वो स्पेशल रेट से माइनस हो जाएंगी, आंसर आ गया। 6% रिटर्न डाउन लगाओ, अगेन आंसर आ गया। ये आपके अलाउंसेस कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसने दो पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताए हैं, लेकिन दो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स बताए हैं। और ये पॉइंट्स बेसिकली रिसेंटली डेवलप हुए हैं, आज से 2 साल पहले नहीं थे। तो आपने कोशिश, और आप फिर जरूर अज्यूम ये कर सकते हो कि क्योंकि ये चीजें नई डेवलप हो रही हैं, तो ये आपके एग्जाम में जरूर टेस्ट जो है वो की जाएगी। दोबारा से एक दफा मैं आपको थोड़ा सा क्रक्स जो है वो इसका समझा देता हूं। देखें, पहली बात वो ये कहता है कि अगर आपने कोई भी ऐसा एक एसेट खरीदा है जिस पर आपने 130% सुपर डिडक्शन क्लेम की है, उसको मेन पूल से माइनस नहीं करना, उसको सीधा सीधा बैलेंसिंग चार्ज में ले जाओ। दूसरी बात वो ये कहता है कि अगर आपने कोई ऐसा एसेट खरीदा जिस पर आपने FIA 50% क्लेम कर दिया है और पार्शियल आपने क्लेम किया, ये देखें, ए 50% FIA वॉज ओनली पार्शियली क्लेम्ड ऑन द परचेज ऑफ द एसेट, फिर आपने ये वाली दोनों जो है वो चीजें यूज करनी है, ठीक है। और अगर FIA पूरी परचेज पर क्लेम किया गया था, तो फिर आपने 50% बैलेंसिंग चार्ज और उसको फिर माइनस कर दिया, ठीक है। तो आई होप सो यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड थी, कोशिश कीजिएगा इसको जरूर कवर अप करें, प्रोफॉर्मा को जरूर आपने देखना है, हो सके तो लाजमी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 12 तक कंप्लीट करना है। कल इंशाल्लाह हम पूरा इस चैप्टर को, बाकी जितनी भी चीजें हैं, कवर अप करके वाइंड अप कर देंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये कैपिटल अलाउंसेस का इतना सा ही सेक्शन था, लेकिन इसको जरूर आपने जो है वो देखना है। चले जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।